हेलो फ्रेंड्स, श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको गेट एग्ज़ाम के ओवरव्यू के बारे में बता देता हूँ। गेट एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, यदि हमें किसी पीएसयूज़ में जॉब चाहिए तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ पीएसयूज़ में जो रिक्वायरमेंट होती है वो गेट के एग्ज़ाम्स के थ्रू होती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गेट एग्ज़ाम्स को लेकर। दूसरी चीज़, यदि आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं तो आपको गेट मैंडेटरी है। यदि आपको स्टाइफंड चाहिए तो, या आईआईटी वगैरह में स्टाइफंड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड मिलती है 2 साल तक, एमटेक के 2 साल तक। ठीक है। और दूसरी चीज़, ये डॉक्टरेट प्रोग्राम, मतलब यदि आप पीएचडी कर रहे हैं तो भी कई जगह गेट का स्कोर कार्ड मांगा जाता है पीएचडी के लिए। तो ये जो होती है डॉक्टरेट प्रोग्राम में, जो आप पीएचडी कर रहे होते हैं वहाँ की जो स्टाइफंड होती है वो 31,000 होती है और एमटेक की जो स्टाइफंड होती है वो 12,400 पर मंथ होती है। और सपोज़ आप गेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने बहुत अच्छी रैंक ले आई है तो आपका यदि पीएसयूज़ में सिलेक्शंस हो जाता है तो आपको जो सैलरी मिलेगी पीएसयूज़ में वो लगभग जो सैलरी मिलेगी 80,000 से लेके 1,80,000 के बीच में आपकी सैलरी रेंज करेगी। डिपेंड करेगा आप किस पीएसयूज़ में सिलेक्ट हुए हैं। यदि आप पावर ग्रिड में सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ का पैकेज 18 से 20 लाख का पर ईयर का पैकेज है। तो लगभग जो सैलरी आपकी जाएगी वो 1.5 लाख रुपये पर मंथ के आसपास जाएगी यदि आप पावर ग्रिड में जाते हैं तो बहुत सारे पीएसयूज़ हैं जिनकी सैलरी मोर देन 1 लाख रुपीज़ है। और जो गेट का स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। तो ये हुआ गेट एग्ज़ाम्स का ओवरव्यू। एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन जो आता है गेट का वो आता है अगस्त के लास्ट वीक में। ठीक है, अगस्त के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आता है। एग्ज़ाम्स जो होते हैं फरवरी फर्स्ट वीक्स में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं और रिजल्ट जो आता है ये 13 मार्च इसका गेट का रिजल्ट आ जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ मैं तो गेट के लिए बीए और बीटेक पास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप फाइनल ईयर में भी है तो भी आप गेट में अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट को भी गेट में एग्ज़ाम्स में छूट दी गई है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट, गेट एग्ज़ाम्स में कोई एज लिमिट नहीं होती, किसी भी एज का आदमी एग्ज़ाम दे सकता है। परसेंटेज लिमिट भी गेट में नहीं रखी गई है और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट की लिमिट भी इसमें नहीं रखी गई है, आप कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो जो होता है 85 मार्क्स का जो होता है टेक्निकल प्लस मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 85 मार्क्स के, और 15 मार्क्स का इसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गेट एग्ज़ाम्स जो होता है वो उसमें 65 क्वेश्चंस आते हैं। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब 65 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड में डिवाइड हो जाते हैं और अदर जो 55 रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो टेक्निकल पोर्शन प्लस मैथ्स में चले जाते हैं। जनरल एप्टीट्यूड में अगेन ये जो होते हैं 10 क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से ये टोटल 15 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 10 मार्क्स और यहाँ पे 5 मार्क्स। अब आते हैं हम टेक्निकल पोर्शंस की बात करें जिसमें मैथ्स भी आता है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के और 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। तो टोटल यहाँ पे 85 मार्क्स हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। तो जो गेट का कट ऑफ मार्क्स जाता है वो वेरी करते रहता है, अलग अलग ब्रांच का डिपेंड करता है कि पेपर किस टाइप से कितना टफ आता है। एक गेट एग्ज़ाम जो होता है उसका कट ऑफ निकालने का फॉर्मूला भी दिया गया हुआ है जो कि मैं आपको नोटिफिकेशन नीचे मेंशन कर दूंगा लेटेस्ट वाला, तो उसमें आप देख सकते हैं जाके कि कट ऑफ मार्क्स का क्या फार्मूला होता है। तो अलग अलग ब्रांच के लिए जो नॉर्मल अभी 8-10 साल का एनालिसिस है वो कट ऑफ मार्क्स जो जाते हैं वो 25 से 35 मार्क्स के बीच में कट ऑफ मार्क्स जाता है गेट का। यदि आप इसके बीच में आप ले आते हैं तो आप इजीली कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन टॉपर के मार्क्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। यदि आपको अच्छी रैंक लानी है तो आपको 70 to 75 मार्क्स या 80 तक मार्क्स भी लाने पड़ सकते हैं। यदि पेपर टफ है तो मोर देन 80 नंबर्स भी लोग लेके आते हैं, और यदि पेपर टफ है तो ऑल इंडिया रैंक 55 और 65 नंबर पे भी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आ जाती है। सिलेबस, सारी ब्रांच का सिलेबस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे
मेंशंस कर दूंगा, उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आप अपनी ब्रांच का सिलेबस देख सकते हो वहाँ पे जाके। फिर टाइम टेबल मैं आपको बता देता हूँ कि हमें क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी जो स्टडी बहुत अच्छे से हो जाए। तो मैं आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। जैसे किसी भी ब्रांच आप जानते हो, टोटल यदि मैथ्स और एप्टीट्यूड को भी एक एज ए सब्जेक्ट कैलकुलेट किया जाए और रीजनिंग एप्टीट्यूड को भी एक सब्जेक्ट कैलकुलेट किया जाए तो हार्डली 10 से 11 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल गेट एग्ज़ाम्स के लिए। और यदि हम 6 मंथ की प्रिपरेशन करते हैं, 6 मंथ मतलब 180 डेज, जुलाई अगस्त सितंबर जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, दिसंबर तक हम प्रिपरेशन करते हैं, तो 180 डेज़ का हम टारगेट रखते हैं। तो 180 डेज़ में टोटल हमारे पास क्योंकि 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, एवरेज में 10 मान के चलता हूँ, किसी में 9 भी हो सकते, किसी में 11 भी हो सकते हैं, तो हम 10 का एवरेज मान के चलते हैं। तो 180 डेज़ को हमने 3 भाग में डिवाइड किए, 70 डेज़, 60 डेज़ और 50 डेज़। तो हमें जो फर्स्ट टाइम जो पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमें कम से कम 2 बार और रिवीजन करना है एक बार पढ़ने के बाद, तो फर्स्ट टाइम जो पढ़ाई करनी है वो हमें 70 डेज़ में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। तो हमें पर सब्जेक्ट को लगभग 7 दिन का टाइम मिलेगा, जो कि मोर देन सफिशेंट है। फिर सेकंड टाइम आप जब पढ़ाई करोगे तो आप ध्यान रखिए कि वो सारा सिलेबस जो है 60 डेज़ में ही कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको जो ऑन एन एवरेज 6 डे पर सब्जेक्ट का पढ़ने के लिए मिल जाए। तो आप जब एक बार से दूसरी बार जब पढ़ने जाओगे तो ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, और आपका जो आप टेक्निकल पोर्शंस जब पढ़ोगे तो आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगा। और थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि सिलेबस 50 ही दिन में कंप्लीट हो जाए। और 3 बार जब आप रिवाइज कर लेंगे किसी सब्जेक्ट्स को या टेक्निकल पोर्शंस को, तो आपका टेक्निकल पोर्शंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जो मेनली 6 टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। गेट एग्ज़ाम एक एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है। एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट मतलब टोटल ये जो है एक न्यूमेरिकल पेपर होता है। आपका मैथ्स और एप्टी जितना अच्छा होगा, आप ओवरऑल टेक्निकल पोर्शंस में जो कैलकुलेशंस है वो भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यदि आप बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो आप मान के चलिए कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है, उनके मार्क्स का जो वेटेज होता है वो लगभग 10 मार्क्स का होता है, और 5 नंबर का आप इंग्लिश हटा भी दें। और जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो मैथमेटिक्स का वेटेज होता है वो 10 से 15 मार्क्स का होता है, क्योंकि गेट ने 15 मार्क्स जो एग्ज़ाम होता है उसमें 15 मार्क्स का गेट मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछना मैंडेटरी किया है, लेकिन कई बार ये वेरी कर जाता है। तो आप ये मान के चलिए, आप रीजनिंग एप्टीट्यूड दोनों मिला के 2 सब्जेक्ट भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 25 मार्क्स की तैयारी हो जाती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है। तो पहला टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा टॉपिक है कैलकुलस, तीसरा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, चौथा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और पांचवा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, और फिर लास्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड। देखिए, मैथ्स के लेक्चर मैंने प्रीवियसली अपलोड किए हुए हैं गेट से रिलेटेड, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं, और बाकी के रिमेनिंग मैथ्स के लेक्चर मैं आगे भी अपलोड करूँगा। अब स्ट्रेटजी के बारे में आपको बता देता हूँ कि हमें क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, किस टाइप से पढ़ना चाहिए कि हमारा सिलेक्शंस बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, हमारी बहुत अच्छी रैंक आ जाए और हमें कोई अच्छा PSS में जॉब मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप लगभग 4 बार गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा दीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आप जो IAS में आप जो भी कन्वेंशनल कॉमन पेपर होते हैं, सपोज़ जो गेट के कॉमन पेपर IAS के कन्वेंशनल दिए हुए हैं तो वो उनको भी सॉल्व कर लीजिए। IAS कन्वेंशनल के भी कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो गेट में रिपीट हो जाते हैं, 2 से 3 बार उनको भी सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चंस जो होते हैं IAS के बहुत अच्छे और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं और वो गेट में रिपीट हो जाते हैं। तो आप IAS के कन्वेंशनल ज़रूर लगाइए, गेट के प्रीवियस ईयर ज़रूर लाइए। और तीसरी चीज़ जो है, कनोडिया पब्लिकेशंस की बुक आती है जिसमें सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में दिए होते हैं, वो वाली बुक्स आप परचेज़ करके उसको 2 से 3 बार लगाइए। देखिए, उस बुक्स में मिस्टेक्स आपको बहुत मिलेगी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे दिए हुए होते हैं
और आपका दिमाग डेवलप होता है उस चीज़ से। नए क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं उसमें आप मेहनत करेंगे तो उसका जो आपका जो एप्टीट्यूड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप जितने ज़्यादा नए क्वेश्चंस लगाएंगे आपका दिमाग और मेमोरी पावर बढ़ेगा, क्योंकि गेट में सारे क्वेश्चंस न्यू आते हैं, आपको एट द टाइम उस क्वेश्चन को क्रैक करना होता है। तो उसके लिए आप जितने अनसॉल्व क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। और जो भी आपकी कॉमन ब्रांच है उस जो जैसे इसी वालों की इलेक्ट्रिकल कॉमन ब्रांच है उससे रिलेटेड जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं आप दूसरी ब्रांच के भी कॉमन सब्जेक्ट के पेपर आप सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर सारे, तो उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा। कई बार क्या होता है पेपर के क्वेश्चंस किसी ब्रांच के क्वेश्चन पेपर अगले 1-2 साल बाद दूसरी ब्रांच में भी रिपीट हो जाते हैं तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रिपीट हो जाते हैं। तो आप CSIT मान लीजिए आपका कॉमन ब्रांच है, कुछ सब्जेक्ट कॉमन है तो आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए। मैकेनिकल सिविल वाली दी आपका कुछ कॉमन पेपर है तो आप उनको भी सॉल्व कर लीजिए। और मैथ्स और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपको सारी ब्रांच के सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैथ्स एप्टी तो सभी ब्रांच के लिए कॉमन है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और टेस्ट सीरीज देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है जो इम्प्रूवमेंट के लिए होती है वो टेस्ट सीरीज होती है। तो देखिए सबसे पहले आप तो कोई एक टेस्ट सीरीज लगाइए, आप दोनों का भी एक साथ टेस्ट सीरीज मत लगाइएगा। यदि आप एक टेस्ट सीरीज लगाते हैं और आपकी टेस्ट सीरीज देकर हो जाता है देन अगेन आप दूसरी किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिएगा। तो आप देखिए मेडीजी और एस एकेडमी दोनों की टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी होती है, आप किसी की भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और चीज़ ये याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कभी रिपीट नहीं होते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये टेस्ट दे रहा हूँ तो इसके क्वेश्चन मुझे रिपीट हो जाएंगे, मैं इसको सेव कर लूँ या याद कर लूँ, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है गेट में टोटल न्यू पेपर आते हैं। टेस्ट सीरीज से सिर्फ फ़ायदा ये होता है हमें हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है, हमें नए क्वेश्चन जो मिलते हैं जो इनकी टेक्निकल टीम क्वेश्चंस बनाती है हम उनको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, जो हम मिस्टेक्स होती है स्पेशली जो टेस्ट होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि आप गलतियों को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत सारी जो मिस्टेक्स होती हैं इम्प्रूवमेंट के लिए टेस्ट सीरीज होती है। तो आप 1 बाय 1 यदि आप देखिए बहुत सारे बच्चों का फीडबैक ये रहा जिन्होंने 2 टेस्ट सीरीज़ दी है, जिन्होंने लगभग जैसे 65 टेस्ट है, तो जिन बच्चों ने 65 टेस्ट सीरीज कई बच्चों ने दोनों टेस्ट सीरीज़ दी हुई है और उस टेस्ट सीरीज में उन्होंने कम से कम 65 टेस्ट में से 55 टेस्ट सॉल्व भी किए हुए हैं, उन्होंने पेपर भी दिए हैं और उसका एनालिसिस भी बहुत अच्छे से किया है। तो उन बच्चों की रैंक जो है 200 से 5 से लेके 200 के बीच में उनकी रैंक आई है अलग अलग बच्चों की। तो ये देखा गया है कि जो लोग दोनों टेस्ट सीरीज देते हैं उन बच्चों की रैंक्स काफ़ी अच्छी आती। तो यदि आपके पास टाइम हो आप यदि अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि पहले एक टेस्ट सीरीज ख़त्म करने के बाद दूसरी टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करें ताकि आपकी भी अच्छी रैंक आए। फिर जो जनरली देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तैयारी करते हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो उनके लिए जो मिस्टेक्स होती है उनसे आप सीखिए, गलतियां आपसे जो होती है उनको दोहराइए नहीं, इम्प्रूवमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, यही सबसे अच्छा उपाय है कि आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकता है इसी से। तो देखिए आप सबसे पहले तो यदि आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप अपने पढ़ने की और जो है अप्रोच है उसको टोटल चेंज कर दीजिए। दूसरी चीज़ आप ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाइए, जितने ज़्यादा आप टेस्ट सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। अब जो एग्ज़ाम्स होता है मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम्स बेसिकली 3 लेवल्स होते हैं उसके, एक इजी लेवल होता है, दूसरा मॉडरेट लेवल होता है, तीसरा डिफ़िकल्ट लेवल होता है। इजी लेवल जो होता है वो उसमें 15 से 20-25% होता है, 30 से 40% एग्ज़ाम जो होता है मॉडरेट होता है और 10 से 20% जो एग्ज़ाम्स होता है वो डिफ़िकल्ट होता है। तो यदि हम इजी और मॉडरेट एरिया दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे गेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप 60 to 80 मार्क्स जो होता है वो इन दोनों एरियाज का वेटेज होता है और मात्र 30% के आसपास या 30 मार्क्स के आसपास 20 to 30 मार्क्स के आसपास जो वेटेज होता है वो डिफ़िकल्ट एरिया का होता है। तो यदि आप इन दोनों एरिया को भी अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका सिलेक्शंस बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने पड़ेंगे। जो इस जो 2 एरिया है इजी एरिया और मॉडरेट एरिया, इनमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होगी। जितनी ज़्यादा आप गलती कम करोगे आपका उतना
उतने मार्क्स ज़्यादा आएंगे। तो देखिए जो कॉमन मिस्टेक्स होती है मैं आपको बता देता हूँ, जिसके कारण बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता या अच्छी रैंक नहीं आती, वो होती है सिली मिस्टेक्स। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी गलती कर देते हैं, तो ये मिस्टेक्स को आप अवॉइड कीजिए। इजी क्वेश्चंस को सबसे पहले कीजिए। कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं कि किसी टफ क्वेश्चंस के पीछे भिड़ जाते हैं और उसमें अपना काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिनके कारण उनके आसान क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लीजिए। फिर देखिए जो गेट एग्ज़ाम्स में आप जो एक और गलती बहुत सारे जो बच्चे करते हैं कि जो एक ही स्टेप में सारा कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उन गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। तो आप 1 बाय 1 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ताकि आपसे गलती ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए। क्वेश्चंस ये पढ़िए कि उसमें क्या पूछा है। जैसे कि कई बार जल्दबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं कि उसमें किसी क्वेश्चन में पूछा गया कि विच इज़ नॉट ट्रू, लेकिन जल्दबाजी में आप पढ़ लेते हैं विच इज़ ट्रू और आप गलत आंसर टिक कर देते हैं। यूनिट्स और साइंस का अच्छे से ध्यान रखिए। यूनिट्स मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर किस में पूछा हुआ है, आंसर किस यूनिट्स में पूछा हुआ है, किस यूनिट्स में क्वेश्चंस दिया हुआ है, इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। इनकेस आप गेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका जो आंसर है वो -10 आया है, तो आप ज़रूर उस पे जाके -10 फिल कीजिएगा। तो माइनस साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा वहाँ पे। फिर कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं बहुत सारे बच्चे, जो जल्दबाजी में या फिर जो कॉमन मिस्टेक्स होती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप किसी भी क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड मत कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि किसी क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने से अच्छा है कि उस क्वेश्चन को सही सॉल्व कीजिए, ना कि फास्ट। ये बेस्ट तरीका होता है। कई बार गलती ये करते हैं बहुत सारे बच्चे कि आप आंसर तो सही ले आते हैं लेकिन आप जो टिक करते हैं वो गलत कर देते हैं। तो इस बात का भी आप विशेष ख्याल रखिए। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जिनके कारण कुछ बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाते। तो आप इन चीज़ों को यदि ध्यान देंगे तो गेट एग्ज़ाम्स में आप आसानी से अच्छी रैंक ला सकते हैं। देखिए होता ये है कि आप यदि गेट एग्ज़ाम आपने दिए होंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आप 40 से 45 क्वेश्चंस आपसे इजीली बन रहे होते हैं 65 में से। मतलब आप 70 to 80% जो पेपर होता है वो बन रहा होता है, लेकिन आप गलती इतनी कर देते हैं, मिस्टेक्स इतनी कर देते हैं, इसके कारण आपके नेगेटिव मार्किंग के कारण और छोटी छोटी मिस्टेक्स के कारण आपके जो मार्क्स हैं वो आ जाते हैं 23 से लेकर 35 मार्क्स के बीच में आ जाते हैं, या आप कई बार कट ऑफ निकल पाते हैं या कई बार कट ऑफ नहीं निकल पाते। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आप मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए, आप गलतियों से सीखिए और जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो कीजिए। और इम्प्रूवमेंट होता है टेस्ट सीरीज़ से, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइएगा। और यदि आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो आप अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों मैं आपको टॉपर्स के मार्क्स बता देता हूँ। 2020 में किस किस ब्रांच में बच्चों ने कितने हाईएस्ट मार्क्स टॉप किए थे। सिविल ब्रांच में हाईएस्ट मार्क्स 91 मार्क्स गए थे जो टॉपर्स के मार्क्स थे। CSIT में भी 91 मार्क्स थे। इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हाईएस्ट मार्क्स जो टॉपर के थे वो 88 थे। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में 2020 में 83 मार्क्स हाईएस्ट टॉप थे और मैकेनिकल ब्रांच में 87 मार्क्स ये टॉपर के मार्क्स थे।